गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट के अंदर हमने देखा था कालीबंगा और आहड़ सभ्यता स्थल के बारे में। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर हम तीसरा जो है वो है जो तीसरे नंबर पे आता है वो है बेराट। अब यहाँ पर बेराट जो है वो किस जिले में है? वो जयपुर जिले में है। इसकी खोज और उत्खनन, अब इसकी खोज करने का जो श्रेय है वो जाता है दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी ने इनकी खोज की है इस सभ्यता स्थल के रूप में। इसके बाद में इसकी जो उत्खनन का कार्य है वो कैलाशनाथ शास्त्री, कैलाशनाथ शास्त्री व नील रतन बनर्जी, नील रतन बनर्जी द्वारा किया गया। अब यहाँ पर दयाराम साहनी ने जो खोज करने का काम है वो किया है 1936 के अंदर, और जो उत्खनन का कार्य किया गया है वो किया गया 1962-63 के अंदर। अब यहाँ पर आपसे ये दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन दयाराम साहनी के रूप में और दूसरा कैलाशनाथ शास्त्री उत्खननकर्ता के रूप में इसको पूछा जाता है। अब इसका प्राचीन नाम जो है वो पेपर में आया हुआ है। इसका प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर। अब इसका प्राचीन नाम क्या है? विराटनगर है इसका प्राचीन नाम, और यह उस समय की मत्स्य जनपद की राजधानी थी। किसकी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अब यहाँ पर विराटनगर से क्वेश्चन आता है क्योंकि ये महाभारत काल के हमारे समय के साथ देखने को मिलता है। इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। अब यहाँ की कुछ प्रमुख डोंगरियाँ हैं जो हमें नाम से पूछी जाती हैं, तो उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं। प्रमुख डोंगरियाँ, अब प्रमुख डोंगरियाँ क्या है? पहाड़ियाँ हैं ये, जैसे महादेव डोंगरी, भीम डोंगरी। अब ये डोंगरियाँ जो हैं इनका अलग अलग महत्व भी है। महादेव डोंगरी, भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी और बीजक डोंगरी, ये चार डोंगरियाँ जो हैं ये अपने आप में इम्पोर्टेंस रखती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अशोक का एक शिलालेख भी मिला है। कौन सा है? बाम्बरू लघु शिलालेख। इसे खोजा किसने है? कैप्टन बर्ट ने इसे खोजा है। कब? 1837 के अंदर। बाम्बरू लघु शिलालेख ये किसका है? अशोक का एकमात्र शिलालेख है जिसके अंदर बुद्ध, धम्म व संघ का उल्लेख मिलता है। अशोक का एकमात्र ऐसा ये शिलालेख है जिसके अंदर ये अंकित है। इसको खोजने का काम किसने किया? कैप्टन बर्ट ने किया है 1837 के अंदर। अब बेराट जो सभ्यता स्थल है ये हमें महाभारत काल, महात्मा बुद्ध के काल का
और मौर्य काल, तीनों के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विराटनगर जो है महाभारत काल के अंदर यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास का कुछ समय बिताया है। बुद्ध काल का यहाँ से हमें जानकारी मिलती है और मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख भी हमें यहाँ से मिला है। अब इसकी एक विशेषता और है कि यहाँ से हमें शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। किसके मिले हैं? शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं कि जो इनकी वो लैंग्वेज लिखी गई है उसके अक्षर शंख के समान है। किसके समान है? यहाँ के शिलालेख जो है उन पर जो लिपि लिखी गई है वो उसके अक्षर जो है वो शंख के समान है। तो शंख लिपि के प्रमाण भी जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो भी यहाँ पर आए हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग भी यहाँ आए हैं और ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में यहाँ पर बौद्ध मंदिर होने का उल्लेख किया है। अब चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो भारत का भ्रमण किया था उन्होंने, और अपना यात्रा वर्णन जो है वो अपनी पुस्तक सीयूकी में लिखा है। अब सीयूकी के अंदर इन्होंने वर्णन किया है कि यहाँ पर एक बौद्ध मंदिर जो है वो स्थापित था। अब इसके अलावा मुगल काल के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि मुगल बादशाह अकबर ने यहाँ टकसाल खोली थी। क्या बनाई थी? यहाँ पर एक टकसाल का निर्माण किया था और इस टकसाल के अंदर तांबे के सिक्के बनाए जाते थे। कौन से सिक्के? यानी कि माशा अकबर की जो सरकारी टकसाल है वो यहाँ पर स्थापित थी और यहाँ पर तांबे के सिक्के बनाए जाते थे या डाले जाते थे। अब यहाँ पर इसकी प्राचीनता का हमें एहसास इस बात से भी हो सकता है कि महाभारत काल से लेकर मुगल काल तक जो है सभी काल के अवशेष हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि पांडवों का जो अज्ञातवास है उसका कुछ समय उन्होंने यहाँ पर बिताया है। इसके अलावा सूती वस्त्र के अंदर यहाँ पर 36 मोहरें मिली हैं। क्या मिली हैं? 36 मोहरें मिली हैं, जिसमें से 28 मोहरें जो हैं वो हिंदू यूनानी शासकों की मिली हैं और 8 मोहरें जो हैं वो आहत यानी पंचमार्का की हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर सूती वस्त्र में लिपटी हुई 36 मोहरें मिली हैं, जिसके अंदर से 28 इंडो ग्रीक और 8 आहत या पंचमार्का प्रकार की मोहरें देखने को मिलती हैं। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। नगरी चित्तौड़गढ़। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। अब इसकी क्या खासियत है? इसका प्राचीन नाम मध्यमिका था। इसका प्राचीन नाम क्या है? मध्यमिका। इसका प्राचीन नाम क्या है? मध्यमिका है। और यह शिवी जनपद की राजधानी थी। क्या थी? शिवी जनपद की राजधानी थी। और यहां से शिवी जनपद के सिक्के भी प्राप्त हुए। इसके शिवी जनपद के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर इसके लिए हमें कंफ्यूजन कहाँ रहता है? नगरी जो है वो चित्तौड़गढ़ में है और इसके मिलता जुलता एक नाम है नगर।
नगर सभ्यता स्थल जो है ये कहाँ पर है, टोंक में है। तो यहाँ पर इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि यहाँ से आपको सुमेलित करने के लिए मिल सकता है क्वेश्चन, जिसके अंदर नगरी और नगर दोनों मिलेंगे। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नगरी जो है वो चित्तौड़गढ़ में है और नगर कहाँ है, टोंक में है। और इसका प्राचीन नाम क्या है, मालव प्रदेश। क्या है, मालव प्रदेश। ये सुमेलित करने में क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें नगरी और नगर दोनों के दोनों दिए गए थे। आगे नेक्स्ट आते हैं बागोर भीलवाड़ा। बागोर भीलवाड़ा। अब बागोर किस लिए फेमस है, पहले तो इसकी खोज वीरेंद्रनाथ खोज किसके द्वारा की गई है, वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा 1967-68 के अंदर की गई। अब बागोर जो है, यहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। क्या मिले हैं, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। अब पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, उसके अलावा यहाँ पर इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां से उन्नत पाषाण काल संस्कृति का पता चलता है। क्योंकि जब पाषाण काल में बिल्कुल उन्नत अवस्था थी, उसके अवशेष जो है वो बागोर भीलवाड़ा से हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें एक नोट डाल के और लिख लीजिए कि राजस्थान में पशुपालन के जो साक्ष्य है वो तिलवाड़ा से भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तिलवाड़ा से भी मिले हैं। जो पशुपालन के साक्ष्य हैं वो हमें तिलवाड़ा से भी देखने को मिलते हैं। और एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि तिलवाड़ा और बागोर जो है ये पाषाण काल के किस समय के अंतर्गत आते हैं। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के लिख लीजिएगा कि इनका बागोर और तिलवाड़ा जो है इनका संबंध मध्य पाषाण काल से है। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अभी रिसेंटली में भी ये क्वेश्चन चल रहा है कि बागोर और तिलवाड़ा का जो संबंध है वो किस काल से देखने को मिलता है। तो ये समय जो है वो मध्य पाषाण काल के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब पाषाण काल जो है इसके अंदर नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, 3 रूप में देखने को मिलता है। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। अब सभ्यता स्थलों के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल पेपर के लिहाज से बिल्कुल इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। अब जैसे बागोर का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पेपर में आता है। आगे नेक्स्ट सभ्यता स्थल की बात करते हैं, गणेश्वर सीकर। गणेश्वर सीकर, तो इसकी तहसील पूछी जाती है गणेश्वर की, तो ये कौन सी तहसील में है, नीम का थाना।
नीम का थाना तहसील के अंतर्गत आता है, ये भी एक क्वेश्चन में आया हुआ है, तो इसको क्वेश्चन के रूप में मार्क कर लीजिएगा कि गणेश्वर सभ्यता जो है वो किस तहसील के अंतर्गत आती है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी तहसील नीम का थाना के अंतर्गत आती है। इसके बाद में इसकी खोज जो है, खोज और उत्खनन का कार्य दोनों के अंदर आरसी अग्रवाल इंपॉर्टेंट आते हैं। आरसी अग्रवाल, और उत्खनन के अंदर भी आरसी अग्रवाल। अब यहां पर उत्खनन के अंदर इन्होंने एक सहयोगी रखा है, इसका नाम है विजय कुमार। खोज करने का कार्य किया है 1972 में, और उत्खनन का कार्य हुआ है 1978 में, लगभग 6 साल के बाद। अब यहाँ पर आरसी अग्रवाल जो है वो खोज और उत्खनन दोनों कार्य करते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो ये कातली नदी के किनारे स्थित है, कातली नदी के किनारे स्थित है, और दूसरा इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया है। क्या कहा गया है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि तांबे के सबसे प्राचीन उपकरण, तांबे के सबसे प्राचीन उपकरण वो हमें यहीं से मिले। तांबे के सबसे प्राचीन उपकरण यहीं देखने को मिलते हैं। उसके अलावा तांबे के बने मछली के कांटे, मछली पकड़ने के जो कांटे होते हैं तांबे से निर्मित, वो यहाँ बहुत मात्रा में मिले। जहां से अनुमान लगाया जाता है कि गणेश्वर सभ्यता जो है ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी रही होगी। इसके बाद में आगे नेक्स्ट चलते हैं बीकानेर। बीकानेर में सोनथी, बीकानेर। अब यहां पर इसकी खोज किसने की है? 1953 में अमलानंद घोष ने की है, अमलानंद घोष जी ने की है, और इसे कालीबंगा फर्स्ट नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? कालीबंगा फर्स्ट। अब यहां पर आपसे एक क्वेश्चन है कि उस सभ्यता स्थल का नाम बताइए जो कालीबंगा सभ्यता से समानता रखता है। आपको कमेंट करके बताना है कि ऐसा सभ्यता स्थल पाकिस्तान का जो कालीबंगा से समानता रखता है। उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। इसके बाद में बालाथल उदयपुर। बालाथल उदयपुर, यहां से सूती वस्त्र के प्रमाण मिले, सूती वस्त्र के प्रमाण मिले। यहां पर एक नोट डाल लीजिए कि राजस्थान में सूती वस्त्र के पहले प्रमाण कहां से मिले? बैराट से। हमने देखे हैं वहां पर हमें 36 मोहरें मिली हैं, तो वो किस में लिपटी हुई थी? सूती वस्त्र में लिपटी हुई थी। तो सूती वस्त्र के प्रथम प्रमाण कहां से मिले हैं? बैराट से हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं सुनारी झुंझुनू। यहां पर
लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं और यहाँ से लोहे के बहुत से औजार, तलवार, बर्छे आदि बनाने के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। इसके बाद में चंद्रावती सिरोही, चंद्रावती सिरोही, यहां से गरुड़ पर आसन भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। अब ये मूर्ति जो है ये पूरे भारत में एकमात्र है। तो भगवान विष्णु की गरुड़ पर बैठी हुई मूर्ति जो है वो हमें मात्र कहां से मिली है? चंद्रावती सिरोही से मिली है। और दूसरा फैक्ट जो इसके बारे में याद रखना है कि सिरोही राजवंश की यह प्रथम राजधानी थी, कि प्रारंभिक राजधानी थी। क्या थी? सिरोही राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी ये। अब एक चंद्रावती कहाँ है? झालावाड़ में, चंद्रावती सिरोही में। और एक चंद्रावती कहाँ है? यहां से 11वीं 12वीं शताब्दी का बौद्ध मंदिर मिला है। क्या मिला है? बौद्ध मंदिर देखने को मिलता है। 11वीं 12वीं शताब्दी का बौद्ध मंदिर देखने को मिलता है। अब चंद्रावती भी दो हैं, चंद्रावती सिरोही और चंद्रावती झालावाड़ जिले में। और इसके बाद में अंतिम देखते हैं रेड टोंक। रेड टोंक अंतिम स्थल है। यहां से सर्वाधिक मात्रा में सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं? सर्वाधिक मात्रा में सिक्के मिले हैं और इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो साथियों, ये थे कुछ भारत राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और उनके स्थल। ज्ञान अनंत है, बहुत सी और सभ्यताएं भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन लैब असिस्टेंट के पेपर को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सभ्यताओं के बारे में आपको बताया है। आशा करता हूं कि आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।